और 10 बजे के बाद जब आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस जाएंगी तो उसी दौरान आपके पास उस क्लास की पीडीएफ भी जाएगी और वो व्हाट्सएप पर जाएगा आप लोगों को, है ना। क्लासेस में इस समय आप लोगों को 4 जुलाई तक जो है फ़ोन से लूँगा। उस दौरान आप सभी लोग क्लास बहुत ही ध्यानपूर्वक लेंगे, क्योंकि जैसे आप अनम्यूट होंगे तुरंत आप म्यूट हो जाना है आप लोगों को। ये बात याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना। और इसमें आवाज़ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, नेटवर्क इशू बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि इस तरीके की कोई भी समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है तो उस दौरान आप हमें सूचित कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यूजीसी नेट यूनिट नंबर 1 पर बात कर रहा हूँ। ये क्लास बेसिकली दिसंबर 2024 के जो स्टूडेंट हैं उन बच्चों के लिए मैंने तैयार किया है। आपको एक बात और बता दें कि 18 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम हुआ, यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हो गया। आगामी अभी ऐसी कोई नई परीक्षा तिथि नहीं निर्धारित की गई है। हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 10 डेज़ के अंदर आप लोगों को शायद नई डेट मिल जाए। तो आप सब लोगों को बराबर मैं लिंक दूंगा, आप सभी लोग को क्लास में ज्वाइन रखना है बराबर। यूजीसी जो जून के स्टूडेंट हैं, बाकी दिसंबर वाले बच्चे ज्वाइन रहेंगे। यूनिट नंबर 1 वहाँ पर उन बच्चों का रिकॉल होगा। यहाँ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊँगा आप लोगों को, है ना। प्रैक्टिस पर भी आप लोगों को फोकस करना होगा। अभी 8:30 बजे आप सबकी क्लास और होगी। 8:30 बजे DSSB की क्लासेस जो कि क्रिमिनोलॉजी पर बेस्ड है। मैंने आज नोट्स देखा है DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर का, मेरे पास सारे नोट्स हैं, आज आपको मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, है ना। उस नोट्स के आधार पे मैंने देखा क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट 2004 से लेकर 2024 के बीच का, है ना। तो आप निश्चिंत रहें। आज मैं आप लोगों से क्रिमिनोलॉजी से संबंध में कुछ प्रश्नों पर बात करने वाला हूँ। हालांकि हम लोगों ने पहले लास्ट टाइम में कुछ जब सिलेबस नहीं आया था तो उस दौरान कुछ क्रिमिनोलॉजी के प्रश्न देखे थे, लेकिन आज 175 प्रश्न है मेरे पास और आयोग के द्वारा उसके आंसर भी है मेरे पास। वो भी मैं आपके DSSB के ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि प्रश्न जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये DSSB में क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं। तो आज प्रश्नों पर बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि MPPSC, MP सेट और यूजीसी नेट के बच्चों की बात करूं, यूजीसी नेट में यूनिट नंबर अगर आप 9, 10 देखेंगे तो वहाँ पे अपराध विचलन शब्द मेंशन किया गया है। तो ऐसे प्रश्नों का ऐसा नहीं कि अबे हटा देना चाहिए, हमें उसको भी अटेंड करना चाहिए, है ना। तो यूजीसी नेट के जो बच्चे हैं ज़रूर उस क्लास को भी ज्वाइन करें, क्योंकि अपराध के संबंध में है, सोशल वर्क का आपका डिजिग्नेशन है, पोस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए, अपराध के बारे में भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो 8:30 बजे वाली क्लास भी आप लोग को ज्वाइन करना है आज की क्लास में। तो समाज कार्य क्षेत्रों पर बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। मैंने इससे पहले आप लोगों से बताया था कि बाल विकास का क्षेत्र किस तरीके से भूमिका निभाता है समाज कार्य के क्षेत्र में। तो मैंने आप लोगों को किशोर न्याय देख रेख एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2000 को रिलेट कराया, समेकित बाल संरक्षण रिलेट कराया था, बाल भ्रूण हत्या, बाल विवाह को रोकने को लेकर थोड़ी बहुत हम लोगों ने जिक्र किया था लास्ट टाइम में। हालांकि ये इंडिविजुअल जब योजनाएं आएंगी तो इंडिविजुअल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। महिला सशक्तिकरण में मैंने आपसे पहले भी बात कर रखा था कि समाज सेवा का एक विषय क्षेत्र है जहाँ बेसिकली शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनाया जाता है महिलाओं को और उनको सशक्त किया जाता है। जैसा कि आप सब भलीभांति तरीके से रूबरू हैं, ये बात हो चुकी है। फिर मैंने विद्यालय समाज कार्य पर बात किया था आप लोगों से। एक बार मैं आप लोगों को ओवरव्यूज दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा फोकस करिए, फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ।
विद्यालय समाज कार्य में मैंने आपसे कहा था कि जैसे स्कूल समाज कार्य होता है, आप लोगों के पास पता होगा, नॉलेज होगी, जानकारी होगी। जैसे दिल्ली स्कूल की बात करें गवर्नमेंट की, या केबीएस की बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं, या किसी मान लीजिए एनजीओ की बात करते हैं, या कोई प्राइवेट स्कूल की बात कर लेते हैं, तो उसमें एक मेडिकल सोशल वर्कर की भूमिका होती है। वहाँ पर भी वैकेंसी निकाली जाती है। वहाँ पर सोशल वर्कर क्या करता है? काउंसलिंग करता है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करता है, बच्चों को सही मार्गदर्शन देता है, ये कार्य करता है वहाँ विद्यालय में। तो विद्यालय में भी समाज कार्य होता है ना, एक पहलू माना जाता है। तो खासकर यहाँ पे विद्यार्थी की समस्या के जो समस्याग्रसित विद्यार्थी होते हैं उनका समाधान होता है। अभिभावक और शिक्षकों की सहायता के माध्यम से सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। मार्गदर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका बन जाता है विद्यालय समाज कार्य में। फिर मैंने बात किया था युवा कल्याण को लेकर। युवा कल्याण भी एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ तो समाज कार्य का एक क्षेत्र है। आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि युवा शक्ति से परिपूर्ण भारत को विश्व में एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो युवक देश का वर्तमान होते हैं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, है ना। जिनके कंधों पर देश के विकास का उत्तरदायित्व तो होता है, यही युवा कल्याण को रिप्रेजेंट करता है। एक प्रकार से यहाँ पे समाज कार्य होता है। टीन एज की जो मेल फीमेल की बात करते हैं, बॉयज़ गर्ल्स की बात करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग उन अवस्थाओं से गुजरे हैं और आप सबको पता है अच्छे से। तो उस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक उचित दिशा निर्देश और प्रेरणा के रूप में कार्य करता है समाज कार्य। तो इसलिए युवा कल्याण भी एक भूमिका निभाता है। तत्पश्चात मैंने आप सभी लोगों से वार्तालाप किया था वृद्धों का कल्याण को लेकर। वृद्धों के जीवन का अगर मैं बात करता हूं तो अवांछनीय अप्रिय समस्याग्रस्त भाग के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। वृद्धावस्था को लेकर आज के समय में अगर मैं बात करूं तो भय की एक मानसिकता विकसित हो गई है। वृद्धावस्था में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं उनके जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं आश्रम में। बहुत लोग उनको तो छोड़ देते हैं, भाई घर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है वृद्धों के लिए। तो वृद्धों के कल्याण के लेकर भी बात करता है समाज कार्य। इन पर में ही मैंने आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं। आपको बता दूं कि सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 ईस्वी में वृद्ध आयु अधिकार, ठीक है, ओल्ड एज राइट का एक घोषणा पत्र तैयार किया था। ये फैक्ट है। जब भी मैं आप लोगों से फैक्टों पर बात करूं तो आप सभी लोगों के पास कॉपी पेन अवश्य होना चाहिए ताकि आप उन फैक्टों को नोट कर सके, आगामी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को आसानी से टैकल कर सके। आगे अगर मैं बात करता हूं तो 1969 में आम सभा के द्वारा 1972 में संयुक्त राष्ट्र की एक आर्थिक और सामाजिक काउंसलिंग में बातचीत हुई थी। मैंने लास्ट टाइम में बात किया था, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। तत्पश्चात अगर मैं बात करता हूं तो श्रम कल्याण पर हम लोगों ने भूमिका निभाया था। श्रम कल्याण, है ना, श्रम कल्याण क्या, देखो मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पर बेसिकली मेरे पास जो है मैं फ़ोन से क्लास ले रहा हूँ। मैंने पहले भी स्टार्ट में बता दिया, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। बाकी 4 तारीख के बाद आपकी क्लासेस जो है दिल्ली में स्टार्ट है। अभी मैं यूपी में हूँ, है ना, आप सब भलीभांति तरीके से आप सबको मालूम है। तो अगर मैं श्रम कल्याण की बात करता हूँ तो मतलब श्रमिकों के कल्याण से संबंधित है। समाज कार्य के विषय क्षेत्र का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। भारत में श्रम कल्याण की ओर से विशेष ध्यान देने की बात की गई थी वेलफेयर को लेकर। आवास, शिक्षा, कल्याण, देखरेख, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वहीं एक प्रकार से फैक्ट्री संशोधन अधिनियम आपको बता दें 1948 में आया। संशोधन विधेयक 1986 में पेश किया गया था। फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करके श्रम सुरक्षा की व्यवस्थाओं को और अधिक कड़ा कर दिया गया था। वो आपको रिलेट कराता है क्या? श्रम कल्याण, जिसको बोलते हो लेबर वेलफेयर। अब आते हैं अपने पॉइंट पर, यहीं से स्टार्ट करना था। प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करेंगे बाधितों के कल्याण को लेकर। जी सर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो बाधितों के कल्याण को लेकर, देखिए आप सब भलीभांति तरीके से इस बात से रूबरू हैं। मुझे उम्मीद है आप जानते हैं कि मैं आप लोगों से बाधित का मतलब है कि डिसेबिलिटी एरिया को रिलेट कराना चाह रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होगा पहले PWD एक्ट आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था, जो 1995 के नाम से जाना जाता था। वो वर्ष था 1995 का,
है ना। और उस दौरान में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो कुल 7 प्रकार की ही डिसेबिलिटी को मेंशन किया गया था अपने इंडिया में, और एक था नेशनल ट्रस्ट करके, सामाजिक न्याय करके, और वो अधिनियम जो आया था 1999 में आया था, जिसमें कुल 4 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया था, है ना। आरसीआई अपनी एक अहम भूमिका निभाती है, जिसको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हो। 1986 में उसकी स्थापना हुई, लेकिन उसी आरसीआई को अधिनियम के नाम से जाना गया 1992 में। तो ये सारी भूमिकाएं बेसिकली डिसेबिलिटी से रिलेट होती है। आगामी परीक्षाओं में आगामी जब सिलेबस पर हम जिक्र करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को इस पर डीप में चर्चा करेंगे, आप निश्चिंत रहें। केवल थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र किया गया है बाधितों के कल्याण के बारे में, तो उस एरिया को हम जरूर टच करेंगे। तो अगर आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आप एक प्रोफेशनल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो बाधितों और दिव्यांग व्यक्तियों या विकलांग व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक देख रेख की आवश्यकता होती है। इस बात से आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जानते हैं डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया बनाई गई है। मैं जितनी बात बता रहा हूँ, नेशनल ट्रस्ट के बारे में बताया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बताया, आरसीआई के बारे में बताया, ये पेपर में सवाल आ चुका है यूजीसी नेट में। मैं फिर एक बात बताने चल रहा हूँ आप लोगों को कि कुछ क्राइटेरिया होती है, और उन क्राइटेरिया से भी एग्जाम में सवाल आ चुका है। जैसे एक होता है प्रोफाउंड, आप लोग लिखिएगा अपने कॉपी पर, मैं केवल शॉर्ट में लिखूंगा। प्रोफाउंड, एक होता है सीवियर, एक होता है मॉडरेट, एक होता है माइल्ड, और एक होता है आपका बॉर्डर लाइन। ये क्राइटेरिया होता है बाधितों का। यदि आपको बाधितों का कल्याण करना है सामाजिक कार्यकर्ताओं, सुन लीजिए, तो आपको ये फील्ड पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे। पक्का बता रहा हूं मैं आपको। एक नाम बताता हूं, AAMR, अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल रिटार्डेशन, नाम सुना है? 1983 जिस समय इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी, कपिल देव का समय था, तो वह दौर था, और उसी समय अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल रिटार्डेशन आया, और उसी समय ये 4 टाइप की चीज़ों को जिक्र किया गया। प्रोफाउंड जो जिक्र किया गया, वो कहा गया कि 20 से कम होना चाहिए IQ, तो वो प्रोफाउंड होगा। प्रोफाउंड मतलब टोटली बेस्ड, बेड पर है व्यक्ति, टोटली बेस्ड जो पर्सन है, डिसेबिलिटी वाला, बाधित वाला बच्चा, वो बेड पर है, वो आत्मनिर्भर, वो दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक भूमिका हुआ मेडिकल सोशल वर्कर का कि व्यक्तियों को सबसे अधिक देख रेख की आवश्यकता होती है। तो मेडिकल सोशल वर्कर यहाँ पर क्या करेगा? IQ लेवल देखेगा, रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट देखते ही जैसे उस रिपोर्ट में लिखा रहेगा IQ लेवल 20 से कम, तो तुरंत आपको वहाँ पे टेक्निक लगा देनी है, और तुरंत उनके अभिभावकों को आपको मार्गदर्शन देना होगा, और उन्हें बताना होगा कि इस बच्चों को देख रेख के माध्यम से किस तरीके से समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। ये आपका एक लेवल बनता है। दूसरा लेवल आपके सामने रिप्रेजेंट होगा सीवियर। जब सीवियर की बात करूँगा तो ये 20 से 35 होगा, 20 से 35 IQ लेवल होगा। अब आप सीवियर का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गंभीर है। प्रोफाउंड का मतलब अति गंभीर है ना, अति गंभीर है। तो जब 20 से 35 की एरिया को आपने देखा, आपने केस वर्क कर रहे हो, या आपने मान लीजिए ग्रुप वर्क में गए, आप किसी NGO में गए, डिसेबिलिटी के एरिया में गए, और वहाँ पर आपने देखा कि ऐसे बच्चों का बनाया गया है IQ लेवल जो 20 से 35 के अंदर में आते हैं, वहाँ पर रखे गए हैं। तो इन बच्चों को ADL सिखाया जाता है। ADL का मतलब होता है एक्टिविटी डेली लिविंग, दैनिक जीवन की क्रियाकलाप, ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है। इन बच्चों को एजुकेशन नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे एजुकेशन में सही तरीके से अक्षम होते हैं, पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि इन बच्चों को केवल जो दैनिक जीवन में एक्टिविटी, जैसे खाना खाना हो गया, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई, है ना, और ब्रश करना हो गया, ठीक है, समाज में उठना बैठना हो गया, लोग अगर घर पे कोई मेहमान या गेस्ट आ रहा तो उसका वेलकम करना हो गया। तो इस पर मेडिकल सोशल वर्कर क्या करता है? उन पेरेंट्स की काउंसलिंग करता है और उन्हें बताता है कि इस तरीके की चीज़ें आप अपने बच्चों के साथ करो, और ये बच्चे के धीरे धीरे बिहेवियर क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेडिकल सोशल वर्कर यहाँ पर भूमिका निभाता है।
क्योंकि बात यहाँ पर है कि व्यक्तियों को सबसे अधिक देख रेख की आवश्यकता होती है किनको, जो बाधित है, जो डिसेबल है, उनके कल्याण की बात कर रहे हो आप लोग। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न अप्लाइड भी बन सकते हैं, फैक्ट भी बन सकते हैं, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। तीसरा एक आता है मॉडरेट। जब मैं आप लोगों से मॉडरेट की बात करता हूँ, मॉडरेट का मतलब होता है अति अल्प। अति अल्प का मतलब होता है कमी, कम। 35 से 50 होता है, 35 से 50 होता है आईक्यू लेवल। आईक्यू ये देखो कि ये आपको टेबुलेशंस हैं, ये 35, 50, 20, 35, 20 से कम जो मैं बता रहा हूँ ये टेबुलेशंस हैं। ये AAMR ने डिफाइन किया। और अगर आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं या आपने वीडियोस देखा है तो वहाँ टर्मन का नाम आएगा। लेकिन मुझे आप लोगों को टर्मन के बारे में तब बताऊंगा जब मैं आपको थोड़ा सा यूनिट नंबर 3 पढ़ाऊंगा, तो बुद्धि के बारे में बताऊंगा, बुद्धि के प्रकार के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। तो उनका आईक्यू लेवल की जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे AAMR से आप लोग नोट करके चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 35 से 50 बताया। इनमें क्या होता है, इन बच्चों को ADL तो होता है, प्लस में साइट वर्ड। कितने लोग जानते हो साइट वर्ड? क्योंकि UGC नेट ये वर्ड पूछता है, साइट वर्ड। प्लीज़ सिराज, पंकज त्रिपाठी, बबीता, सुनीता एक्सेट्रा, कोई भी बच्चा है जरा बताए, जरा किसी को मालूम है साइट वर्ड तो प्लीज़। मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं भाई? सर नहीं पता। नहीं पता। अरे भाई ये तो वावेल्स बता रही हो शायद आप इंग्लिश के। AEIOU वावेल्स 5 होते हैं, है ना। वैसे तो बेसिकली वावेल्स 12 होते हैं, पता है 12। फिर मैं आपको बता दूं वावेल्स और भी होंगे 44। अगर आप डीप में जब ग्रामर पढ़ोगे ना तो मिलेंगे आपको वावेल्स। जो बच्चे SSC की तैयारी किए होंगे उनको मालूम होगा वावेल्स 44 के रूप में रिप्रेजेंट भी होता है ना। हालांकि छोड़िए ये बात, मैं बताता हूँ फिलहाल साइट वर्ड। मैंने कहा आपको कि भाई बच्चों को दिखाना है साइन लैंग्वेज, जैसे शौचालय बताना है। शौचालय में क्या होता है कि मेल और फीमेल का ना ऐसे सिंबल, आपने टॉयलेट वगैरह जब देखे होंगे टॉयलेट वगैरह में, तो उस दौरान आपने बाहर देखा होगा कुछ सिंबल, है ना, लगा होता है, पिक्चर लगा होता है। फीमेल का तो मतलब फीमेल का टॉयलेट, मेल का तो मेल का टॉयलेट। देखा है कि नहीं? बाहर तो देखा ही होगा भाई, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिन्होंने देखा नहीं होगा, है ना। जी सर। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से ये साइट वर्ड है। आपने क्या किया वहाँ पे, उसको साइट वर्ड बताया, सिंबल बताया, साइन बताया बच्चे को। यहाँ पर आप उससे रूबरू करवा रहे हैं वर्ड्स को। आपको ज़रूरत है मान लीजिए बच्चे को एप्पल के बारे में जानना, क्योंकि एप्पल उसके दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ है, सेब खाने वाली चीज़। रोटी हो गया, भोजन हो गया, दाल हो गया, ये सब उसको रिप्रेजेंट करना है। तो कहने का आशय मेरा ये है कि आपने फिर यहाँ पर क्या किया कि उन्हीं वर्डों को जो ज़रूरत पड़ी उस वर्ड को आपने वहाँ पे दिखा दिया। और आपको बता दूँ यहाँ पे उसे A to Z का लेटर भी आइडेंटिफाई करवाना है आपको। जैसे A फॉर एप्पल होता है, APPLE होता है, तो आप इसको भी बताना हो गया, मतलब साइट वर्ड का रूप। बॉय है तो बॉय बता रहे हो, गर्ल है तो गर्ल बता रहे हो, लिख के भी बता रहे हो और उससे आइडेंटिफाई भी करवा रहे हो, तो ये साइट वर्ड है। ये साइट वर्ड है। साइट वर्ड जो यूज़ में लाई जाती है दैनिक चीज़ों में, उसको कहते हैं साइट वर्ड। तो आपने यहाँ पर मार्गदर्शन दिया। एक होता है माइल्ड। माइल्ड क्या होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर होता है। अब इसका जो होता है 50 से 70 होता है माइल्ड वाले। माइल्ड वाले होते क्या है, इनको ना ओकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे कैरी बैग बनाना हो गया, कैंडल बनाना हो गया, मोमबत्ती जिसको बोलते हो आप लोग, कैरी बैग मतलब थैला वगैरह बोलते हैं उसको, है ना। एनवलप हो गया बनाने के लिए, है ना। जो एनवलप नहीं होता, जो मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो छोटे छोटे एनवलप होते हैं, उसमें दवा डाल के देते हैं, वो वाला एनवलप हो गया, है ना। बड़े वाले भी एनवलप बनाए जाते हैं। मतलब कुल टोटली अगर मैं बात कहूँ तो बेसिकली व्यावसायिक क्रियाएँ सिखाई जाती हैं। आपने नाम सुना MDPS,
FACP, कितने लोग जानते हो? उपनयन, उपनयन भी एक होता है, उपनयन भी होता है, कुल काफ़ी टूल्स होते हैं। MDPS का मतलब होता है मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्राम सिस्टम होता है। FACP एक प्रकार से फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम होता है ये, और उपनयन भी बेसिकली एक प्रकार का टूल्स ही होता है जो डिसेबिलिटी के एरिया में यूज़ होता है। इसमें ना एक क्राइटेरिया बनाई गई माइल्ड बच्चों के लिए, व्यावसायिक, और कुल टोटल इस MDPS में 18 आपको 18 डोमेन मिलेंगे, 18 डोमेन मिलेंगे इसमें, है ना। मैं आपको कभी भेजूंगा, मेरे पास है इसका कंटेंट, ये सारे हैं टूल्स हैं इसके, है ना, तो मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बेसिकली यूज़ किया जाता है, तो आप भी यूज़ करोगे उस दौरान, जब आप मिल गया आपको ये एरिया, ये क्षेत्र मिल गया ना, तो आपको करना पड़ेगा, वो इन सब के बारे में जानकारी फिर होनी पड़ेगी आपको, है ना, वहाँ पर रखनी पड़ेगी आप सबको, ठीक है। अब देखिए फिर एक बॉर्डर लाइन आता है। बॉर्डर लाइन तो बेसिकली आपको बता दो नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे होता है, और ये 70 से 50 होता है, 70 से 90 होता है, 70 से 90 होता है। ये बच्चे, इन बच्चों की शादी भी होती है, बॉर्डर लाइन बच्चों की क्या होती है, शादी भी होती है। ये काफ़ी कुछ समझ लेते हैं, कोई चीज़ अगर मैं बताऊँ बोलूँ तो वो बात को समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये स्वावलंबी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, क्रिया को करने के लिए ललायत होते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव टास्क में मॉनिटर वगैरह बना दो ना तो बहुत ही सकारात्मक तरीके से क्रियाओं का सुचारू ढंग से चलाते हैं ये बॉर्डर लाइन वाले जो बच्चे होते हैं। इनको बेसिकली टेग्नामेंट्री हो गया, आप पढ़ा सकते हो टेग्नामेंट्री, मैथमेटिक्स, है ना, टेग्नामेंट्री समझते हो ना, साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा, ये पढ़ा सकते हो आप लोग, है ना। साथ ही साथ आप सिंप्लीफिकेशन भी इनको पढ़ा सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा सकते हो। मतलब टोटली अगर मैं बात आपसे करूँ, नॉर्मल बच्चों की जो मैथ होते हैं उन मैथ को भी ये बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, जो बॉर्डर लाइन के बच्चे होते हैं। NIOS का नाम सुने हो? NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नाम सुने होंगे आप सभी लोग। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, इन बच्चों का एडमिशन ये लेता है ना, और बहुत ही पॉजिटिव इनका सिलेबस, बेसिकली कैरिकुलम इन्होंने बेसिकली निर्धारित कर रखा है। मेरे पास अभी कल ही जो है इनके यहाँ से 2 सिलेबस आए हुए हैं, एक कंप्यूटर का सिलेबस आया हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूँगा, और एक बेसिकली जो आया है सिलेबस वो इन्वायरमेंट और इंग्लिश का आया हुआ है ना, इन बच्चों के लिए, है ना, प्रोवाइड करा दूंगा आपको, है ना। तो ये चीज़ें बेसिकली NIOS में भी वैकेंसी मेडिकल सोशल वर्क की आती है ना, उसी पर्पज़ से आया था, है ना। मैंने 2-3 बच्चों को बेसिकली यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरे बच्चे भी काम कर रहे हैं NIOS में, जानकार के हैं। तो ये है भैया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर यदि वे परिवार एवं समुदाय के एकीकृत नहीं हो पाते हैं तो उनका जीवन जो है दुर्भाग्य हो जाता है। दुर्भाग्य का मतलब जाहिर सी बात है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अब मेडिकल सोशल वर्कर की बात यहाँ पर बन जाती है, तो बाधित व्यक्तियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कहा कि भाई एक शारीरिक दृष्टि से होता है, जैसे अंधा हो गया, गूंगा हो गया, बहरे हो गए, लूले हो गए, लंगड़े हो गए, अपंग हो गए आदि, ऐसी मानसिक दृष्टि से बाधित होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ पागलपन या मंदबुद्धि, भय, फोबिया, मनोदशा विकार, मूड डिसऑर्डर जिसको बोलते हो, ज्ञानात्मक विकार, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, व्यक्तित्व विकार, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया एंड द्रव्य मादक संबंधी विकार होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर कहा जाता है। मनोविकार पर निर्भर होता है। ये बाधितों के कल्याण के लिए समाज कार्य के विषय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में रिप्रेजेंट होता है ना। कहने का आशय मेरा ये है कि इसमें एक तो शारीरिक रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति मिल जाएगा, एक तो मानसिक रूप से दृष्टिबाधित मिल जाएगा। जो मानसिक रूप से मिल जाता है उस कंडीशन में जब मैं बात करने लगता हूँ तो हमारे सामने मंदबुद्धि या बौद्धिक अक्षम वाले बच्चे, इस तरीके के वर्ड यूज़ किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा वर्डों का अलग तरीके से यूज़ किया गया है किताबों में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इनके लिए विशेष बच्चे होते हैं, तो आप दृष्टिबाधित कह सकते हो, श्रवण बाधित कह सकते हो, है ना। आप फिजिकली डिसेबल बोल सकते हो, अपंग बोल सकते हो, अक्षम बोल सकते हो। इस तरीके का शब्द यूज करिएगा आप सभी लोग, कभी इस तरीके का वर्ड यूज़ मत करिएगा, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। और इसके प्रति अगर किसी ने एक्शन लिया अगर आपके खिलाफ ने, कि आपने मान लीजिए किसी को पागल बोल दिया और अगर उसने कंप्लेन कर दिया ना, तो समझ लीजिए कि अच्छा खासा सज़ा हो जाएगी आपको। होता है, ये रूल बन गया है, इसलिए आप उन्हें पागल शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते। ये खासकर बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब शिक्षा मंत्रालय था तो शिक्षा मंत्रालय ने बेसिकली इसी एरिया पर अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना हुई थी।
तो ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय सलाहकार समिति, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम है एक, उसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली व्यावसायिक और रोजगार और प्रशिक्षण, दिव्यांग एवं पुनर्वास सेवाओं, प्रावधान, बेरोजगार भत्ता इत्यादि के प्रावधानों को रिप्रेजेंट किया गया था, जो है दिव्यांगता अधिनियम 1995 वाला, जिसको आप लोग PWD के नाम से जानते थे। अब तो उसकी जगह ले लिया है RPWD एक्ट, जो राइट टू बेसिकली आप लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी का नाम लेते हैं। 2016 में ये रिप्रेजेंट हुआ, ड्राफ्टिंग किया गया था 2011 में ही, है ना। और मैं आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। आगे, यदि किसी बच्चे को बाधित के कल्याण को लेकर अगर डिस्कशन करना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे यहीं से स्टार्ट करना था, तो मैंने बताया अभी तक। कोई अगर आपको इस तरीके का लग रहा है इशू या प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, प्लीज़। अरे क्लास में हो कि नहीं हो भाई? जी सर, हैं, सुन रहे हैं। जी सर। बोर तो नहीं हो रहा है? नो सर। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर बोर नहीं हो रहा है तो बोर करिएगा भी मत, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों पर बात कर रहा हूँ, बहुत सारे फैक्ट दे रहा हूँ, समझिएगा कि बात को अच्छे से, है सभी लोग, है ना। बिल्कुल बोर नहीं होगा आप लोगों को, है ना, श्योर। क्योंकि जब मैं फैक्ट बताने लगता हूँ और चीज़ों को रिलेट कराने लगता हूँ तो वहाँ पे चांस ही नहीं बनता कि आप बोर हों। पॉइंट नंबर 1, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के बारे में बात किया गया है। देखिए, आप सबको सुना होगा SC के बारे में। जी बोलिए मैडम, कुछ कह रहे हो क्या? सर हाँ सर, जैसे ये आपने 5 पॉइंट बताए थे, प्रोफाउंड और ये सेवियर और मॉडरेट, है ना। इसका आपने हिंदी में बताया, मॉडरेट अति अल्प, सेवियर गंभीर, और ये अति गंभीर प्रोफाउंड। अब माइल्ड का हिंदी क्या होगा? अल्प। हाँ, ठीक है। बॉर्डर लाइन को सीमांत रेखी। जी सर, थैंक यू। ठीक है, जी चलिए। पॉइंट नंबर 1, आपने नाम सुना होगा SC, ST और OBC। देखिए, आज के आधुनिक समय में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, भले अच्छे तरीके से, क्योंकि पहले तो ये था ही कि भाई आप अनुसूचित जाति के हैं तो आप नीचे बैठेंगे, है ना। आप आदिवासी हैं तो आप यहाँ मंदिर में नहीं जा सकते, यहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते, यहाँ का पानी नहीं पी सकते हैं आप। कुछ इसी तरीके की प्रक्रियाएं थी। OBC के साथ भी थोड़ा, लेकिन उससे कम था। OBC की जो प्रक्रियाएं थी SC ST से थोड़ा सा कम था तो वो भी ऐसी बात नहीं था तो वो भी कैटेगरी के अंतर्गत ही आता था। तो कहा गया कि भाई आज भी अगर मैं आपसे बताऊं, आप लोग गांव वगैरह जाते हो कि नहीं जाते हो? बताओ, गांव जाते हो? गांव जहाँ पे SC ST और OBC के लोग निवास करते हो। अच्छा, कई लोग तो होंगे भी आप। जी सर, जी सर। तो आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, आज भी ये चीज़ें पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है ना। ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं, आज भी वो चीज़ें विद्यमान है ना, आज भी वो चीज़ें विद्यमान है। और मेरे एक मित्र हैं इश्तियाक करके, शाहदरा में है ना, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, आई थिंक, मुझे लगता है यूट्यूबर हैं वो भी, है ना, स्पेशल फील्ड के हैं। तो मैं आपको बता दूं उनको कि उन्होंने जो है इस पर बेसिकली एक NGO ओपन कर रखा है कि हमें जो लोगों के मन में जो धारणाएं हैं कि आप अनुसूचित जाति से हैं, आप अनुसूचित जनजाति से हैं, आप पिछड़े वर्ग से हैं, है ना, आप अल्प वर्ग के हैं, है ना, तो उनको दूर करने के लिए उन्होंने NGO ओपन कर रखा है। अपनी NGO जो है उन्होंने इसको दूर करने के लिए बातचीत कर रखे हैं, अपना खोल रखा है उन्होंने। तो बहुत सारे केस आते हैं, उन्होंने मुझे बताते भी हूँ। तो बेसिकली आज भी वो चीज़ें विद्यमान है, पूर्ण रूप से अभी समाप्त नहीं हुई। आज भी गांव में वो चीज़ें हैं, उनके लिए अलग से बेसिकली खाने की व्यवस्था हो जाती है। उनको या तो आप कच्चा जो है अनाज वगैरह जो होता है उसको दे देते हैं भोजन, और वो कहते हैं कि आप बनाओ और इसी पर बेसिकली क्या करना है, आप बना के खा लो। बहुत जगह ऐसी भी होती है। हाँ, बहुत जगह तो बेसिकली अलग अलग सिस्टम है। कुछ लोग अब तो जागरूक हो गए हैं, है ना, कुछ लोग तो जागरूक हो गए हैं अब तो, और होना नहीं चाहिए। तो उन्हीं के संबंध में कहता है कि मेडिकल सोशल वर्कर हो अगर आप, सामाजिक कार्यकर्ता हो आप, तो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनके वर्गों के समान आने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान किया गया है। कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, और उनको वो बेसिकली मिल भी नहीं पाता है।
है ना। अब देखो ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक मिथ्या है, इस बात से मैं भलीभांति तरीके से रूबरू तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने से देखा भी होगा फेसबुक पे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे आवास नहीं मिला, मतलब उसको दिखाया गया कि आवास मिल गया, है ना, और जब उससे प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया तो कहा कि भैया मुझे आवास मिला ही नहीं। ऐसे मैंने कई वीडियोज़ देखे हैं, न्यूज़ में भी देखा है, आया है सामने हम लोगों के अपडेट। अगर आप लोगों ने देखा तो बहुत अच्छी बात है, सुना भी होगा। अब यहाँ ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं सत्य है। बहुत लोग होते हैं धमका के वोट ले लेना, धमका के उनसे ज़बरदस्ती जो है उनसे ये अपनी बात को मनवाना, ऐसे लोग हैं अभी भी समाज में, करवाते हैं। और ख़ासकर किन से, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे करवाते हैं। तो सरकार बेसिकली योजनाएं जो चला रही है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो भाई इसलिए चला रही है ना कि भाई वो समाज में अगर इतना सक्षम होता तो भाई क्यों आपकी योजनाएं लेता वो उसका। मैं तो कहता हूं जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास अच्छी खासी एनुअल इनकम आती है ना, मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख की मैं आपसे बता रहा हूँ एनुअल इनकम आती है, उनके पास भी राशन कार्ड बने होंगे, लेबर कार्ड बने होंगे। बताइए, जो सक्षम है, तो बताइए आप सोचिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको वो चीज़ें मिल ही नहीं पा रही है। इतना क्राइम, इतना भ्रष्टाचार है, इतना अपराध हो रहा है कि ऊपर से आते आते आप लोगों के पास जो सामान आएंगे वो मतलब आपको बताऊँ नाम मात्र मिलता है, कुछ को मिलेगा कुछ को मिलेगा भी नहीं, ऐसा हो गया है ना। यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता क्या करेगा, इन समस्याओं को दूर करता है। देखो एक सही लीडरशिप वो होता है जब हर फील्ड में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होती है। और सामाजिक कार्यकर्ता मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे वो जनरल कास्ट से हो चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उसके मन में कभी भी द्वेष चीज़, भेदभाव चीज़ नहीं आनी चाहिए। यदि आपने इस तरीके की बात किया तो आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर नहीं हैं, फिर तो आप नाम मात्र सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है, आप किसी भी कास्ट से हो, आपका ये रोल बनता है कि आप उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ो। अब जो व्यक्ति के पास योजनाएं कार्यक्रम वगैरह नहीं पहुंच पा रही, उनको वहां तक पहुंचाना सामाजिक कार्यकर्ता का रोल है। अब वैकेंसी निकालेंगे, 10 निकालते हैं, 5 निकालते हैं, वो भी हॉस्पिटल में निकालते हैं, है ना, हर फील्ड में पता है। अब भाई आपको जहाँ जहाँ योजनाएं निकाल रहे हो उस योजनाओं का एक हेड बनाओ, वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्ति दो। सामाजिक कार्यकर्ता तब जाके पूरी रिपोर्ट बनाएगा, उसका इवेल्युएट करेगा। अगर वहाँ कुछ देखने को मिलता है तो आप तुरंत उस सामाजिक कार्यकर्ता को बाहर निकालो। इस तरीके से काम होना चाहिए। तब देखो, तब जाके वहाँ पे करने के बहुत सारे लोग जानते सब हैं ये बात कि मेडिकल सोशल वर्कर आने वाले समय में नंबर 1 होने वाला है। और अदर कंट्री की बात, चाहे अमेरिका ले लो चाहे यूके ले लो, आज पता है ये क्यों इतना आगे हैं। 90% सोशल वेलफेयर पर बेस्ड है। 90% सामाजिक कार्यकर्ता हर जगह इंटरफेयर करते हैं वहाँ पे, हर जगह, तब जाके इतना आगे है। अमेरिका, यूके, अदर कंट्री की मैं बात करूँ, यूरोपियन जितनी कंट्रीज हैं सारी के सारी इतनी, इसीलिए वहाँ पे जो है हाईलाइट में है। वो आप कर दो, देखो सामाजिक कार्यकर्ता अपने इंडिया में देखो, अभी साल भर की बात है, साल फालतू में लोगों को अलग अलग जगहों पे वैकेंसी निकाल देंगे, और जहाँ पे ज़्यादा वो नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, है ना, ज़्यादा उनको मालूम भी, नॉलेज भी नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा भाई किस तरीके से क्या लिखा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा जाए, किस तरीके से एलिफेंट किस पे लिखी जाए। आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें आती हैं, उनको नॉलेज ही नहीं, फिर भी देखो वो हाई पोस्ट पे हैं ना। ये गलत चीज़ है, इस तरीके के लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए, हटा देना चाहिए इन लोगों को। शार्प माइंड, जो एक्टिव पर्सन है उसी का सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो सोशल वर्कर में कोई भी स्टूडेंट हो, एक्टिव होना चाहिए। तो कहने का आशा यही है कि इन लोगों के पास योजनाएं पहुंचनी चाहिए। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों को, कमजोर वर्गों को सम्मिलित कर दिया गया, और उनके उत्थान और आरक्षण सुविधाएं के अतिरिक्त भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अब उनको कार्यक्रम के बारे में पता ही नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, सच में झूठ नहीं बता रहा हूँ, आप सबको मालूम भी होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गांव में जाना पूछना कभी सुकन्या समृद्धि योजना जानते हैं, उनको पता ही नहीं होगा। स्वच्छ अभियान जानते हैं, मालूम ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो कहने का आशय मेरा यही है कि उनको पता ही नहीं होता है, और हम लोगों की रोल यही होता है कि भाई उनको पता होना चाहिए,
और ये काम केवल एक मेडिकल सोशल वर्कर कर सकता है। या अप्लाइड प्रश्न बनाने के चांसेस बनते हैं, और अगर मुझे प्रश्न बनाने का मौका मिले तो मैं इस पहले यूनिट से अप्लाइड प्रश्नों को खूब अच्छे से दूँ, है ना, बढ़िया से इस तरीके के प्रश्न दूंगा कि ताकि आपको लगेगा भी कि हाँ ये प्रश्न बनता है, रियलिटी है ये, वास्तविकता, जिस चीज़ में वास्तविकता होती है वहीं से प्रश्न बनाए भी जाते हैं, है ना। अगला एक टॉपिक आता है, पॉइंट हमारा एरिया मेडिकल। अच्छा, ये तो भाई आप सबको पता है भाई, चाहे वो एम्स हो, आपने नाम सुना हो, चाहे अगर मैं आपसे बात करूँ हिबास हॉस्पिटल हो, है ना, है कि नहीं। विभिन्न प्रकार की जो मेडिकल लाइन्स है, साइकेट्रिक लाइन है, उन लाइन में बेसिकली वैकेंसीज निकाली जाती है, लेकिन वो भी कितनी लिमिटेड, 3 वैकेंसी निकालेंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे, खासकर उसमें नोट भी कर देंगे कहीं कहीं कि मेडिकल सोशल वर्कर ही चाहिए हमें, ह्यूमन एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले नहीं चाहिए, चाइल्ड वेलफेयर वाले नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिकल सोशल वर्क भी कई डिपार्टमेंट से ही होता है, ये साफ लिख देते हैं, है ना। जो कि ये भी बेसिकली अनुचित, पहली बात तो प्रोग्राम भी बेसिकली मैं कहूँ तो अनुचित तरीके से चला रहे हैं ये लोग, है ना, अनुचित तरीका। भाई पता चलता है कि भाई फलाने बीएससी कर रखा है तो सिंपल सी बात है भाई मेडिकल लाइन में जा रहा है, वो क्लियर कट हो शब्दों में है। आर्ट पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सीधा सीधा वो यूपीएससी आईपीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है, ये सिंपल लाइन है। कॉमर्स कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस करेगा वो बंदा, है ना, लगता है ऐसा फील होता है। सोशल वर्क में कोई फील नहीं होता है। घर वाले एक स्टूडेंट, इसी में कोई बच्चा होगा, बोला था एक बार, थोड़ा घर में ही सोशल वर्क कर लो, मतलब आप सोचिए, घर का भोजन बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना सोशल वर्क का समझते हैं, गलत है ये, है कि नहीं। सोशल वर्क घर से ही अगर करना है तो जो घर में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करना है, वो सोशल वर्क है, वो सोशल वर्क होता है ना। हल्के में लेते हैं भाई, सोशल वर्क कर रखा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, अच्छा सोशल वर्क कर रहा है, अरे भाई सोशल वर्क कर रहा हूँ इसका मतलब ऐसा काम कर रहा हूँ जैसे मैं मतलब कुछ एलू गेलू कोर्स कर रहा हूँ, इसका मतलब, है ना। नाम सुनते ही उनका देखा रिएक्शन देखा करो, अजीब फेस बन जाता है उनका, है ना, सोशल वर्क। यस सर, और सब कुछ पूछते भी है। हाँ वही चीज़ है, इससे आगे माइंड क्या है तुम्हारा, हाँ। इससे करने से क्या फायदा है, ये मैडम यही मैं बता रहा हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट की भूमिका है यहाँ पे। गवर्नमेंट अगर चाहती सोशल वर्क को हाईलाइट क्यों नहीं करती। जब देखो तब भाई अग्निवीर चल रहा है कहीं पर, और कहीं पर चल रहा है भैया क्या नाम है आपका, ये बैंक वाला चल रहा है सिस्टम, तो कहीं पे शिक्षक वाला सिस्टम चल रहा है, ये चलता है। सोशल वर्क का तो भाई कुछ नाम ही नहीं, ये जानते ही नहीं कि उस लाइन में एक सोशल वर्क बैठा हुआ है भाई, है ना। और मैं आपको बता दूँ, बहुत मैं लोगों को जानता भी हूँ, है ना, बहुत ऐसे लोग को जो हाई पोस्ट पर भी हैं, उन्होंने डिग्री कर रखी है, उनको पता है कि मेरी इज्जत मुझे मिल रही है एक जगह, तो मैं सोशल वर्क का नाम क्यों लूँ। वो भी देखो एक क्राइम है, वो नाम ही नहीं लेना चाहते। मैं ऐसे 2-4 लोगों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाई पोस्ट पे हैं। जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा था कि जब आप पीएम से मिलते हो, सीएम से मिलते हो, तो उस जगह पे एक बार इस बात को छेड़ो, है ना। कभी सेमिनार में जाओ तो हमें भी बैठा दो, एक बार हमारी भी एक टिकट निकलवा दो भाई, कभी नहीं, है ना। कम से कम भाई एक बार ऐसा तो होना चाहिए कि एक बार कोई बंदा बोले तो सही वहाँ पे, सर ये भी फील्ड है, इसके बारे में भी फोकस करो, पता ही नहीं होता है। टमाटर का भाव पूछोगे तो बड़े बड़े मंत्रियों को पता नहीं है, आलू प्याज टमाटर का। उनको सामाजिक कार्यकर्ता, जब डेटा या कोई बंदा अदर पर्सन होता है, सामाजिक कार्यकर्ता का रोल होता है वहाँ पे ये सब सिस्टम को बनाए रखने की, है ना। सर अगर जागरूकता की बात की जाए तो हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी कि एमएसडब्ल्यू को लोग जानते ही नहीं ये क्या कोर्स है। वही यही बात सर, मेरा कहने का आशा यही है कि उनको पता नहीं। अब ये गवर्नमेंट का यहाँ पे वो है, गवर्नमेंट को ये चीज़ बोलनी चाहिए ना, वहाँ पे बतानी चाहिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका कहाँ पर बनती है, किस योजना में कहाँ पे लगेगी सामाजिक कार्यकर्ता का हम नियुक्ति करेंगे। अभी बोल दोगे उनको तो सीधा सीधा मतलब हाइपर हो जाएंगे। जबकि एचआर जो कंपनियों में एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स का जो पद होता है वो एक एमएसडब्ल्यू के लिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो सिर्फ एमएसडब्ल्यू की बीएसडब्ल्यू के लिए होनी चाहिए। हाँ। और इसमें अदर क्वालिफाई करने वाले जो अदर स्टडी वाले लोगों को रख लिया जाता है, जैसे जिसने एमबीए किया हुआ, मैनेजमेंट से किया हुआ, तो उनको रख लिया जाता है, पर एमएसडब्ल्यू को कोई बंदा सुंदर लग गया, कोई महिला सुंदर दिख गई, ठीक है, रिसेप्शन पे दिख गया, वो दिख गया, भाई चलो भाई फलाने का रख लो, सुंदर है, बढ़िया है,
बिजनेस चलेगा अपना अच्छा खासा। इस पर लोग ज़्यादा अटेंशन देते हैं, काम पर फोकस नहीं है, डेवलपमेंट पर विकास नहीं है, डेवलपमेंट पे नहीं। उनकी देखो इतनी गंदी सोच बन गई है इस समय, इतनी गंदी साइकोलॉजी बन गई है कि क्या कहा जाए, है ना। फिलहाल इसको दूर करने के लिए अब आप ही लोगों को ऊपर आना है ना। इस समय जितने भी स्टूडेंट हो बस सकारात्मक तरीके से अपना काम करिए, अच्छा नंबर लाइए, है ना। एक बार अच्छे नंबर आप लोगों के आ जाएं, हाई फाई नंबर आ जाए, आप ही लोगों में से कोई एक ना तीर की तरह आगे निकल के जाए, है ना। यस सर। हाँ, आप ही लोगों में से कोई तीर की तरह निकल के जाए आगे, और वही बंदा जब जाएगा ना तभी जाके कुछ होगा। ऐसे में ये लोग सुनने वाले नहीं है। ये भी तो एक रिसर्च का ही टॉपिक है। बिल्कुल रिसर्च का टॉपिक, बिल्कुल रिसर्च के टॉपिक है सर, बिल्कुल, है ना। आगे बात अब देखो यहाँ पे बीमारी वगैरह के संबंध में शिकार हो गया, अवसाद हो गया, डिप्रेशन में कोई बंदा है किसी तरीके से है ना। आपको बता दूँ मेरा आप सब जानते हैं मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा था दांत का। मैं जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि सर ना आप ज़्यादा टेंशन लेते हो। मैंने कहा सर ये बताइए कि दांत का और मेरे टेंशन से क्या संबंध बनता है ना। मैं टेंशन अगर लेता हूँ तो उस मेरे दांत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मानता हूँ कि मेरी साइकोलॉजिकल मैं टेंशन में लेता हूँ तो मेरी भाई क्रिया करने की एक्टिविटी जो है सुचारू ढंग से नहीं होगी, वो क्रमबद्धता से, तब वहाँ पे वो डैमेज हो जाएगी। ये मेरे टेंशन की बात होती है, लेकिन उन्होंने सही तरीके से उसका स्पष्टीकरण नहीं किया था, है ना। मैं अपने ही डॉक्टर की बता रहा हूँ जो कि फैमिली टाइप के डॉक्टर एक प्रकार से समझो अब तो हैं वो, है ना। और उन्होंने 2-4 बार फ़ोन भी किया, मुझे रास्ते में कल आ रहा था, है ना। तो मैंने बताया उनको, मैंने कहा कि देखिए सर इस तरीके की चीज़ें ना मिसगाइड ना करें, अगर जो चीज़ें पता हो वो चीज़ें आप बताएं, है ना। बाकी आप गूगल बाबा हैं, किताबें हैं, उनका सहारा लीजिए आप, है ना, लेकिन मिसगाइड किसी को ना करिए प्लीज़, है ना। सर एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा। हाँ कि MSW मतलब मास्टर्स इन सोशल वर्क, ठीक है, ये होता है मेडिकल इन सोशल वर्क जो आप पढ़ा रहे हैं, मेडिकल ऑफ सोशल वर्क पढ़ा रहे हैं जी इस समय। हाँ। तो इसमें दोनों में उसे भी MSW बोलते हैं, इसे भी MSW बोलते हैं, तो अंतर इसमें क्या है दोनों में? सॉरी फिर से बताइए, MSW और एक किसको बता रहे हैं आप अंतर? एक है मेडिकल सोशल वर्कर। अच्छा, एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ओके। देखिए चिकित्सा मैं समझ गया, दोनों में अंतर बता रहा हूँ सर, सुनिए मेरी बात को। देखिए देखो साइकेट्रिक सोशल वर्क होता है, ठीक है, जहाँ हम लोग मनोचिकित्सक समाज कार्य के नाम से या मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से देखते हैं, तो वो बेसिकली ना उस क्लाइंट पर फोकस होता है, टोटली क्लाइंट पर फोकस होता है, उसकी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, उसके पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके एंजाइटी डिसऑर्डर एक्सेट्रा विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, उन डिसऑर्डर पर काम करता है वो, तो पर्सनली उसकी काउंसलिंग करता है। लेकिन एक चिकित्सक समाज कार्यकर्ता होता है, एक मेडिकल सोशल वर्कर होता है, जो बेसिकली उस सेवार्थी के साथ साथ में सेवार्थी की भूमिका बनेगी, लेकिन वहाँ पर योजनाओं के साथ जुड़ जाता है, कार्यक्रम के साथ जुड़ जाता है, कल्याण के साथ वो जुड़ जाता है, वेलफेयर के साथ वो जुड़ जाता है। वो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ पर फोकस ना करके ओवरऑल चीज़ों पर फोकस करने लगता है वो, है ना। इसलिए ये अंतर है, जब ओवरऑल चीज़ों पर फोकस होता है तो चिकित्सा समाज कार्यकर्ता है, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ों पर बातचीत होती है वो मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता होता है ना, उस पर होता है। तो कहने का आशा है, देखो आजकल क्या है, आजकल ना 1-to-1 का सेशन चलता है। 1-to-1 जानते हो आप लोग? 1-to-1 का सेशन नहीं पता? मैं बताता हूँ, नहीं पता है सर। हाँ मैं बताता हूँ, सुनिए। 1-to-1 का जो सेशन होता है ना, जैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अब मुझे क्या करना है, कोई वृद्ध व्यक्ति मिला, उसकी प्रॉब्लम है, तो मैंने अब उस वृद्ध व्यक्ति को गया, मैंने 45 मिनट का सेशन दिया। युवा मिला, युवा डिप्रेशन में है, अवसाद से ग्रसित है, ड्रग्स वगैरह लेता है, मैंने 45 मिनट का पर डे सेशन ले रहा हूँ, तो ये 1-to-1 का सेशन हुआ। तो आजकल इसी पे काम होता है ना। NGOs वगैरह जो जितनी है इसी पे काम करती है 1-to-1 सेशन पर। गवर्नमेंट जितने काम करती है बेसिकली वो चिकित्सा समाज पर कार्य करती है, वो उस पर करती है, ज़्यादातर 90% मेडिकल सोशल वर्क पे काम करती है, MSW पर। साइकेट्रिक वो तो मांग ही लेते हैं कि मेडिकल सोशल वर्कर चाहिए, तो जाहिर सी बात है मेडिकल सोशल वर्कर के अंदर ना इन्वॉल्व है काउंसलर। तो आपने देखा होगा MSW 2 टाइप का होता है, एक MSW होता है, एक MSWC होता है। सुना है आपने MSWC? यस सी सुना है। हाँ, एक C होता है। तो जो C होता है वो काउंसलिंग वाला होता है, वो काउंसलिंग वाला होता
है ना। सर एक छोटा सा वो है, MSWC भी जानते हैं और MSW भी जानते हैं। हाँ पर एक जैसे हमारा जो है वो, हम लोगों का जो जितने भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, हाँ हम लोग MSW है सारे, मतलब MSW मास्टर्स इन सोशल वर्क है हम हाँ लोग, ठीक है। हाँ एक होता है मेडिकल सोशल वर्कर। हाँ तो ये ब्रॉड लेवल पे होता है, आप ब्रॉड लेवल पे कर रहे हो। और ये पोस्ट भी है सर कि मेडिकल सोशल वर्कर, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो वो बेसिकली पोस्ट होती है उसमें मेडिकल सोशल वर्कर वो तो अलग की बात है। हाँ, नहीं आई नो, मास्टर सोशल वर्क वाला। हाँ ये अलग बात है मैडम। मतलब यहाँ पे MSW जो है आपका, अगर मैं बात करूँ तो MSW जब भी कोई क्रियाएं रिप्रेजेंट करता है ना, वो एक प्रकार से हाई लेवल पे करता है, ब्रॉड लेवल पर काम करता है। अभी एम्स में सुनीता एक स्टूडेंट है, क्लास में ही अपनी है ना, और वो भी बेसिकली मेडिकल सोशल वर्क पर ही आधार पर वो गई हैं। आई थिंक मुझे अभी तक उनका पता नहीं चला, मैंने उनसे कई बार मिल चुका हूँ, अथाह बार, है ना, कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला कौन सा डिजिग्नेशन उनका है उसमें, है ना। लेकिन वही है कि फ़िलहाल आप किसी भी पोस्ट पे हो, बस मैं तो यही चाहता हूँ भाई कि दैनिक, अब आप लोग भी तो भाई घर चलाना है कि नहीं, ये भी तो देखना है। ऐसा तो है कि नहीं कि हम लोग इकोनॉमिकल फैमिली जो बैकग्राउंड है हमारा बड़ा ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ये भी करना होता है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाता है ना थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर। ग्रामीण विकास का आपको मालूम होगा, देखो ये ग्रामीण रूरल एरिया पे जाना, है ना। और ग्रामीण विकास में समाज कार्य का विषय क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। और इसमें विकासशील देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग जो होता है ना, गांव में ही निवास करता है, आपको पता है कि नहीं, आप जानते हो अधिकांश भाग जो है गांव में ही निवास करता है। इसलिए प्रत्येक सरकार ग्रामीण विकास हेतु सतत प्रयास करती है कि ग्रामवासियों और समस्याओं का समाधान किया जा सके। अरे भाई अगर कर रहे हो समस्या तो ढंग से करो। गवर्नमेंट यहाँ पर लिखा तो है, किताबों में बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, है ना। मैं कहता हूँ काम भी करो, सुनी सुनाई बातें जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को, नहीं भाई फलाने बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है। लेकिन भाई काम अगर हो तो बढ़िया लगे ना, अच्छा लगे। तो ग्रामवासियों की समस्या का समाधान यहाँ पे तो लिख दिया आपने, लेकिन पूछने चले जाएंगे, ऑब्जर्वेशन करना चले जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। लेकिन वही चीज़ें, जो चीज़ें लिखी हो हमें वही पढ़ना है ना। ये भी देखो किताबों में भी कहीं ना कहीं भेदभाव रहित कार्य हो रहे हैं, सॉरी भेदभाव रहित नहीं, भेदभाव सहित, है ना। और उसके ऊंचा जीवन स्तर को क्या करना है, उसके ऊंचा उठाना है, मतलब उसको बेसिकली समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, और उसका ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसको सही तरीके से चला सके। भारत में ग्राम निवास के जो है अनेक कार्यक्रम संचालित होते हैं, बात तो सही है भाई, कितनी बार बताओगे, ठीक है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, आप सबको पता होगा, 2005 वाला, है ना, अधिनियम के नाम से जाना गया, वो चलाया गया। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, रिप्रेजेंट किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं हैं, है ना, वो भी शामिल किया गया है इसमें, है ना। आवास योजना है, त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति योजना है, स्वच्छंदता आंदोलन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने टाइम बताऊँगा, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं ग्रामीण कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएँ बेसिकली रिप्रेजेंट हुई हैं, है ना। एक आता है सामाजिक प्रतिरक्षा, जानते हैं, बताइए एक बार आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बताइए, आप लोग आपस बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कुछ आपसे, बताइए प्लीज। सुनीता सर, समाज के प्रति जो हमारी वो होती है उत्तरदायित्व होता है, जैसे उसकी रक्षा करना, जैसे समाज में कोई ऐसी गतिविधियां कर रहा है, जैसे कोई मदिरापान कर रहा है तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, कोई बहु प्रथा है, मतलब जो घूंघट वाली प्रथा है, इन सब जो कैसे हम अलग कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, इन पे इनकी मतलब इससे कैसे प्रतिरक्षा, सामाजिक प्रतिरक्षा, मतलब बुराइयों को दूर करना। बिल्कुल, देखिए सही जा रहे हैं। सामाजिक प्रतिरक्षा सिंपल सी बात है, एक प्रकार से आप किसी प्रक्रियाओं को या किसी समस्याओं से आप उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं, है ना, है ना भाई। कोई व्यक्तिगत समस्या से ग्रसित है तो उसकी आप रक्षा कर रहे हैं, तो क्या कहला रहा है आपके सामने, प्लीज। सामाजिक प्रतिरक्षा क्या कह रहा है, सामाजिक प्रतिरक्षा हो रहा है, बिल्कुल सही बात। अब सामाजिक, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सामाजिक प्रतिरक्षा और अपराधी सुधार, है ना। तो सामाजिक प्रतिरक्षा सिंपल बात में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपके सामने कहेगा किसी व्यक्ति के शारीरिक या शरीर में अगर रोग से वो व्यक्ति ग्रसित है तो उसे एंटीबायोटिक दी जाती है,
इसका मतलब है कि आप उसे हैंकी लाना, हैंकी सामाजिक प्रतिरक्षा के लिए उसे एंटीबायोटिक दी जाती है। तो इसके माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेसिकली क्या किया जाता है, वहाँ पे प्राप्त होता है उसको, इस क्रियाओं में बेसिकली प्रस्तुत होता है ना। तो सामाजिक प्रतिरक्षा सामाजिक अपराधी सुधार में समाज कार्य के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक प्रतिरक्षा एवं अपराधी सुधार को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक प्रतिरक्षा में न केवल समाज की अपराध के विरुद्ध रक्षा करना बल्कि सभी प्रकार के विचलित जो व्यवहार होंगे उसकी रक्षा करना भी होता है, उसकी रक्षा करना भी होता है ना। अब देखिए, कहने का आशय मेरा क्या है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग कि प्रतिरक्षा शारीरिक या शरीर को संक्रमण से बचा रही है, रोकथाम। कोई मान लीजिए डिप्रेशन से ग्रसित है तो उसके व्यवहारों पर अगर आप रोक लगा देते तो सामाजिक प्रतिरक्षा हो गया, सामाजिक प्रतिरक्षा हो गया वो, है ना। बात को समझिएगा अच्छे से सभी लोग, है ना। एक प्रकार से इम्यूनो सिस्टम है ये, है ना। उपचार कर रहे हो ना समाज में तो प्रतिरक्षा हो गया। तो इसने कहा कि मान लीजिए समाज में कोई ऐसा व्यक्ति चोरी कर रहा है, कोई मर्डर करके आया है जेल में, है ना, तो उसको सुधारने के लिए अगर आपने कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, डायग्नोसिस कर रहे हो या कोई टेक्निक लगा कर उसके व्यवहार को परिवर्तित कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक प्रतिरक्षा कहलाएगा, है ना। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि व्यवहारों की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है सामाजिक प्रतिरक्षा में। भारत सहित लगभग सभी देशों में अपराधियों, बाल अपराधियों, अपेक्षित बच्चे, वृद्ध, अनैतिक व्यापार और में लगी जो महिलाएं हैं अनैतिक व्यापार में, वेश्यावृत्ति भी शब्द रिप्रेजेंट कर सकते हो, एवं लड़कियां, निराश्रित, भिखारियां एवं मध्यसारिका का मतलब क्या होता है, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, मद्यपान वगैरह, हाँ, जो उनको रोकथाम करना, उपचार करना, पुनर्वास करना, इसको लेकर रिप्रेजेंट करता है। तो किशोर न्याय अधिनियम एक है ना। एक आपने सुना होगा मादक ड्रग अधिनियम करके, याद होगा आप सबको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है भली भांति तरीके से आप सबको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। इसके बारे में क्या बता सकते हैं, मैं स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की बात कर रहा हूँ 1985 वाला, तो वो भी बेसिकली इसी प्रक्रिया के रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप NDPS कहते हो, है ना, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, NDPS एक्ट आया हुआ परीक्षा में। किशोर न्याय भी आ जाता है इसमें, भी आ जाता है। सामाजिक सुरक्षा जी सर, किशोर न्याय अलग है, वो जो आप बता रहे हैं वो अलग है। हाँ, वो ड्रग्स है ना, वो ड्रग्स से किशोर न्याय भी। देखो यहाँ पे किशोर, जो यहाँ किशोर न्याय अधिनियम आपका जो 1986 वाला है, जिसको संशोधन 2000 में हुआ था, इसमें अपराधियों के सुधार में बात करेगा। अगर मान लीजिए मध्य अगर मैं बात करूँ स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की बात अगर कर रहा है, वहाँ पे नार्कोटिक्स ड्रग्स होता है ना, आपने नाम सुना होगा। तो अगर उसका मतलब सेवन कर रहा है या उसको बेसिकली उसका सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो इस कंडीशन को ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ना। तो किसी व्यक्ति को किसी भी मादक दवा या मन प्रभावी पदार्थ, है ना, के उत्पादन, निर्माण, खेती, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, प्रतिबंध पर क्रियाओं को रिप्रेजेंट करने वाला वो एक्ट हो जाता है NDPA जो है PS एक्ट 1986 में। हाँ, 1985 में हुआ। सन 1985 में सर ये आया था शुरुआत में। 1988 में पहली बार परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ। 1988 में पहली बार संशोधन हुआ, फिर 2001 में संशोधन हुआ था, और फिर उसके बाद 2014 में संशोधन हुआ था, है ना। इसके कई संशोधन के पार्ट है, ठीक है, लेकिन 2014 लास्ट है इसके लास्ट। आगे देखिए, अब आगे आता है आपके सामने सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा तो पता होना चाहिए आप लोगों को, सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं भाई। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का मतलब यही होता है ना कि व्यक्ति के जीवन में कुछ जोखिम होता है, कुछ आकस्मिक घटनाएं होती हैं, उसके भार से सुरक्षा मिलती है ना, तो उसे सामाजिक सुरक्षा से हम
अर्थ लगाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए सामाजिक सुरक्षा की बेसिकली दो महत्वपूर्ण साधन होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा सामाजिक सहायता, एक सामाजिक सहायता नाम सुना होगा। एक क्या नाम सुना होगा? सामाजिक सहायता। और एक आपने नाम सुना होगा सामाजिक बीमा, है ना, सामाजिक बीमा। ये दो शब्द का नाम आपने सुना होगा और ये सामाजिक सुरक्षा को रिलेट कराते हैं व्यापक शब्द में। या कम आय वाले व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने की एक विधि होती है ना, जो बीमा कम आय वाले व्यक्तियों को, जो लाभार्थियों की योगदान को नियोक्ता एवं राज्य प्राप्त आर्थिक सहायता के साथ जोड़ती है। अब देखो बहुत सारे बच्चे अपने क्लास में होंगे जिनके पास बीमा वगैरह होंगी, LIC वगैरह होंगी। आपने ऐसा इसलिए करवाया है LIC बीमा कि भविष्य में अगर कोई सामाजिक समस्याएं आती हैं या कोई जोखिम आकस्मिक घटना घटित होती है तो उस दौरान अगर आप अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं तो उस परिस्थिति में आपकी मदद करता क्या है? सामाजिक बीमा। तो इस कंडीशन में भी आप यह चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना, है कि नहीं? और होना भी चाहिए। आगे बात करते हैं, भारत सहित सभी देश जो हैं अपने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित किया है। भारत में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार सबसे पहला अधिनियम देखो, ये 18 जून 2024 में प्रतिकार लिखा हुआ था क्षतिपूर्ति की जगह। किसी को याद आ रहा है? क्षतिपूर्ति की जगह क्या लिखा हुआ था? प्रतिकार लिखा हुआ था, मुझे याद आ रहा है। तो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम को प्रतिकार अधिनियम भी कहते हैं। 1923 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एक्ट आता है 1952 में, खान अधिनियम 1952 में, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में, आदि ऐसी योजनाएं। आगे मैं कई बार आप लोगों से इसका नाम जिक्र करूंगा, आप इजीली याद हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, है ना। सामाजिक नीतियाँ भी बनाई गई हैं, है ना। अब देखो नीतियाँ किस लिए बनाई जाती है भाई? सामाजिक परिवर्तन के लिए। बात आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। कहने का आशय क्या है? सामाजिक नीतियाँ अगर कोई शब्द रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज़? सामाजिक नीतियाँ। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो उसमें ना बेसिकली पॉलिसी बनाई जाती है कि लोगों में परिवर्तन आए, समाज में परिवर्तन आए और प्रत्येक समाज अपने सदस्यों को आधिकारिक सुविधाएं देने हेतु विविध प्रकार की सामाजिक नीतियां बनाता भी है। समाज सेवा विशेषज्ञ हो गया, समाजशास्त्री और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक नीति निर्धारकों की सहायता देकर उनको उचित दिशा निर्देश देने की बात करता है। तो समाज में नियोजन और उसके विकास पर फिर बातचीत होती है, तो वह क्रिया बेसिकली नीति में रिप्रेजेंट होता है। समाज में तो बेसिकली आप देख सकते हैं घरेलू हिंसा वाला आ गया, स्वास्थ्य चिकित्सा हो गया, मरने का अधिकार इत्यादि मुद्दों को अत्यंत उपयोगी नीतियों के माध्यम से जिक्र किया जाता है ना। इसके मरने का देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ अधिकार, आपने सुना है मरने का अधिकार? जी सर, सुना। एक मैं आपको बता दूं, एक केस आपने न्यूज़ में सुना होगा, है ना। आया हुआ था, वो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित था, वो ना सरकार से मतलब अपने आप को मरने के लिए अनुमति मांग रहा था, है ना, कि जो है मुझे मार दिया जाए, क्योंकि एक बीमारी से मतलब काफ़ी भयंकर बीमारी रहेगा। मैंने जो न्यूज़ में मैंने तो बेसिकली सुना है ना, हालांकि मैंने पढ़ा भी नहीं, केवल सुना ही है लोगों से बातचीत में। अब जब मैं पढ़ता था तब उस समय मेरे शिक्षक ने बताया था, तो उन्होंने मरने के अधिकारों में अक्सर बेसिकली उन्होंने मुझे ये कहा कि किसी लाइलाज बीमारी या लाइलाज दर्द या जीने की इच्छा कि बिना किसी व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करना या सहायता प्राप्त आत्महत्या का उपयोग करने या जीवन विस्तार उपचार से इनकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसी भूमिकाएं बेसिकली रिप्रेजेंट हुआ था उस कंडीशन में, है ना। राइट टू डाई इसको बोला जाता है इसकी अवधारणा में, है ना। तो बेसिकली जब मरीजों के इलाज की बात आती है तो जीवन के संरक्षण और मूल्य की कई चिकित्सा प्रगति को जन्म दिया, है ना, उस कंडीशन में। भाई हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस अधिकार के पक्ष में कुछ तर्क भी हुए। तर्क थोड़ा समझिएगा। यदि किसी को जीने का अधिकार है तो उसे मरने का भी अधिकार होना चाहिए। बात सही है कि नहीं, बताइए? सही है। ये दोनों ही अपने शर्तों पर बात सत्य है। अगर किसी को जीने का अधिकार है तो भाई मरने का भी अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात,
मृत्यु जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए यदि रोगी इसे समाप्त करना चाहता है तो इसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के अंत में हम जो कुछ भी करते हैं उससे दूसरों को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि इच्छा मृत्यु को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है तो हम एक फिसलन भरी ढलान में जाने से बच सकते हैं, रोगियों को वैकल्पिक तरीकों की तलाश करने के लिए रोक सकते हैं, जब आप उसके सामने अल्टरनेट ऑप्शन रखेंगे तब, है ना। और जो बेसिकली कानून तो भी देता भी नहीं है इस चीज़ को कि भाई आप अल्टरनेट रखो विकल्प, लेकिन कानून को देना चाहिए। इसका आशा यही था कि कानून अगर सामाजिक कार्यकर्ता को रखेगा तो वहाँ पे उसको बचाएगा या एक प्रकार से उसको उस चीज़ से ऑप्शन देगा, सामाजिक कार्यकर्ता उसको ऑप्शन देगा। जीने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जीने के बहुत सारे तरीके हैं, वो भूमिका फिर बन जाती है यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे रिलेट कराया गया है, ठीक है। आगे एक पॉइंट आता है आपके सामने, कानूनी सहायता। अच्छा, ये तो वही है जो योजनाएं चलाई जाती है उसी कानूनी सहायता बोल दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो भी कानूनी सहायता चलाई जा रही है, योजनाएं वगैरह, उसको आप कह सकते हैं। एक क्षेत्र तो यही है, मतलब टोटली मैं अगर आपसे बात करूँ तो न्याय की बात आपको करना पड़ेगा। पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण अगर मान लीजिए असंतुलित है तो उसको संतुलित करना होगा आपको। समाज में भाई देखिए, अगर कोई भी वन काट रहा है ना, समाज में कोई मान लीजिए पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है ना, इन्वायरमेंट को, तो उसको रोकना चाहिए। तो समाज कार्य में ये पर्यावरण संतुलन की भूमिका बनती है, इन्वायरमेंट को सुचारू तरीके से आप साफ सफाई रखेंगे, है ना। जैसे कि कहीं अगर कोई सोसाइटी है तो कोई फैक्ट्री आप ऐसा मत ओपन कर दीजिए जिससे क्या हो कि पर्यावरण को नुकसान हो। आपको ज़्यादा सोर्स, अब आप जान रहे हो कि रेड लाइट है, उसके बाद आप ध्वनि मतलब हार्न बजा रहे हो, रेड लाइट देख रहे हो, हार्न बजा रहे हो, इसका मतलब है कि आप ध्वनि प्रदूषण कर रहे हो, है ना। ये इस पे रोक लगानी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये पर्यावरण को संतुलित करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की कंडीशन बेसिकली होनी चाहिए। मानव अधिकारों के संरक्षण और सामाजिक न्याय, मतलब देखिए यही है कि आता भाई कि आप किसी महिलाओं या किसी व्यक्ति को बेसिकली आप शोषण नहीं कर सकते हैं, है ना। आप उसका शोषण नहीं, सामाजिक न्याय को आप मोटिवेट करो बस, है ना। अत्याचार, उत्पीड़न, आतंकवाद से पीड़ित है अगर कोई व्यक्ति तो बेसिकली उसमें बदलाव करने की बात करता है। मानवाधिकार और संरक्षण आज भी सभी देशों में महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है, इसको लेकर बात करते हैं। तो बेसिकली जो DSSB की वैकेंसी अभी निकली है, आप लोगों ने देखा होगा प्रिजन को लेकर, है ना, तो वो कहीं ना कहीं मानवाधिकार और संरक्षण को लेकर और सामाजिक न्याय को लेकर एक प्रकार से एक अहम भूमिका निभाता है ये पॉइंट, है ना। तो इस प्रक्रिया में ये देखने को मिलता है। आज आपका यहाँ पे समाज कार्य का जो क्षेत्र है ये हो गया फिनिश। अब समाज कार्य का यूनिट नंबर 1 में क्षेत्र हो गया समाप्त। अब कल हम लोग उद्देश्यों पर बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ प्रिंसिपल्स है उस पर भी कल हम लोग जिक्र करेंगे कल की क्लास में। अभी आप लोगों की आधे घंटे के बाद आप सभी की क्लास है, इसी लिंक पर क्लास होगी और वो क्लास क्रिमिनोलॉजी पर होगा। खासकर DSSB और UGC नेट के बच्चे क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आगामी परीक्षा में मिल सकते हैं। नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो आधे घंटे का मैं आपको देता हूँ ब्रेक, थोड़ा सा लीजिए रेस्ट, उसके बाद फिर जुड़ जाइएगा क्लास में, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। बताइए बबीता,